हाय किड्स। क्या स्पीड थी ना कार की। वाह, आपको पता है जो रेसिंग कार्स होती है ना, उनकी एवरेज स्पीड अराउंड 188 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। एवरेज स्पीड ओ 188 किलोमीटर पर आवर। आपने कभी किसी कार में ट्रेवल किया जिसकी स्पीड हो गई वो 100 किलोमीटर पर आवर? एक घंटे में 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होती है ना। और ये रेसिंग कार्स 180 किलोमीटर से भी ज़्यादा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हवा चले, विंड, WIND, एयर तो होती है AIR, ये है विंड WIND, इसकी बात कर रहा हूं, मतलब चलती हुई हवा, मूविंग एयर। विंड की डेफिनेशन क्या होती है? मूविंग एयर, चलती हुई हवा इज नोन एज विंड। तो अगर ये विंड, इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर या इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तहस नहस कर देगी ना। इंडिया में दो कोस्ट लाइन्स हैं। इंडिया का जो दोनों तरफ का जो मैप है ना, उसमें देखेंगे तो दो कोस्ट लाइन है, समुद्र तट वाली लाइन। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके तो राइट साइड में क्या है बताइए? अरेबियन सी। वाओ। और लेफ्ट में जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर क्या है? बे ऑफ बंगाल। वहां पर एक स्टेट है जिसको पहले बोलते थे ORISSA, अभी उसका नाम हो गया है ODISHA, ओडिशा। ओडिशा में कोस्ट लाइन डेफिनेटली वहां पर भी है क्योंकि वो कोस्टल एक स्टेट है, समुद्र तट उसके पास में। बे ऑफ बंगाल वहां पर है, पानी ही पानी चारों तरफ। ओके, तो बे ऑफ बंगाल की बात करें, वहां पर इन द ईयर ऑफ 1999 डेट थी 18 अक्टूबर। उस दिन एक भयंकर साइक्लोन आया, साइक्लोन, चक्रवात। तो ये भयंकर साइक्लोन आया, उसके साथ में खूब तेज हवाएं आई और विंड की स्पीड क्या थी? 200 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज्यादा हो गई ना। तो इस स्पीड से वो हवाएं टकराई, विंड टकराई कहां पर? साइक्लोन के साथ में कहां टकराई? कोस्ट लाइन में। कौन से कोस्ट लाइन में? ओडिशा में। तो क्या हुआ? भयंकर डैमेज हुआ। हजारों, अराउंड 45,000 उससे भी ज्यादा क्या हुए? घर क्या हो गए? स्मैश्ड, क्रैश, टूट गए। और वहां रहने वाले लाखों लोग, मोर देन 7 लाख, 7 लाख से भी ज्यादा लोग होमलेस हो गए। बहुत नुकसान हुआ ना। उसी मंथ में 29 अक्टूबर को, मतलब 1999 के ईयर में, सेम मंथ में, अक्टूबर में ही 29 अक्टूबर को सेकंड साइक्लोन आया, दूसरा चक्रवात। और इस बार स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर, मतलब और भी ज्यादा डेवस्टेटिंग, डिस्ट्रक्टिव, और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने वाला, नुकसान करने वाला। और इस बार जो समंदर का पानी जो लेकर आया था हमने साथ में, साइक्लोन किधर से आया था? समंदर की तरफ से, कोस्ट की तरफ से। अपने साथ पानी की लहरों को इसने कितना ऊंचा उठाया? 9 मीटर हाई। 9 मीटर हाई। जैसे मेरी हाइट है 1.75 मीटर, 2 मीटर से भी कम है ना। मुझसे 5 टाइम्स हायर उस साइक्लोन ने पानी की वेव्स को ऊपर उठाया। और फिर स्पीड कितनी थी? 260 किलोमीटर पर आवर। तो सोचिए, 9 मीटर ऊंची दीवार वाला जो पानी है वो वेव्स के फॉर्म में आ रहा है और टकरा रहा है। उसकी स्पीड कितनी है? 260 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से टकरा रहा है सी कोस्ट पर, ओडिशा स्टेट में। तो लोगों का क्या होगा? हजारों लोग, उनकी जान भी गई, लाखों लोग बेघर हो गए, तहस नहस हो गया। ट्रांसपोर्ट, आना जाना, रोड, ट्रेन, ट्रैक्स एटसेट्रा, एग्रीकल्चर, लोगों की खेती, कम्युनिकेशन, और इसके अलावा बहुत सारा नुकसान। तो ये सब इतना नुकसान किसके कारण हुआ? किसके कारण? इलेक्ट्रिसिटी के पोल वगैरह वो भी गिर गए। तो किसके कारण नुकसान हुआ? ये साइक्लोन के कारण। ये साइक्लोन क्या है? सो दिस साइक्लोन, वी विल डील मोर अबाउट दिस साइक्लोन इन दिस चैप्टर। तो इन सब के पीछे कमाल किसका है? एयर का, AIR। और जब वो चलती है उसका नाम बदल जाता है विंड। तो ये एयर और विंड, इसका कमाल है।
तो हम इसके बारे में बात करते हैं, एयर के बारे में। तो पहली बात करते हैं पतंग के बारे में, काइट के बारे में। आपने पतंग उड़ाया ना, सो व्हेन यू फ्लाई द काइट, KITE, तब आपके बैक से आने वाली जो एयर है वो हेल्प करती है ना आपको पतंग को उड़ाने में। यस, अगर पीछे से नहीं आ रही, सामने से आ रही है, तो आपका पतंग इधर नहीं, इधर, मतलब हमेशा आपके बैक से एयर आनी चाहिए। सेकेंड हम बात करें, इफ यू आर इन ए बोट, नाव में हैं आप, तो नाव को रोइंग करने के लिए इजी कब होता है? जब हवा बिहाइंड से आ रही हो, पीछे से आ रही हो, नाव के पीछे से आ रही हो हवा, तब उसको रोइंग करना ज्यादा इजी होता है। अगेंस्ट में अगर आएगी एयर और उधर हमें जाना है तो बहुत डिफिकल्ट होगा ना। थर्ड बात करें हम बाइसिकल के बारे में। जब आप बाइसिकल राइडिंग करते हैं तो पैडल मारते हैं राइडिंग करने के लिए, उस वक्त अगर अगेंस्ट में अगर एयर आ रही है और हम हवा के डायरेक्शन के अगेंस्ट में राइडिंग कर रहे हैं, मतलब हवा सामने से आ रही है और हम राइडिंग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, उधर जा रहे हैं, तो क्या होगा? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट होगा ना। क्यों? क्या कर रही है हवा? एयर वो ना प्रेशर डाल रही है। इसके अलावा हम बात करें जो साइकिल की जो बाइसिकल, दो उसमें चक्र है ना, बाइसिकल, तो बाइसिकल की टायर की जो ट्यूब होती है उसको टाइट रखने के लिए क्या भरना पड़ता है? उसके अंदर एयर भरनी पड़ती है। अगर आपने ज्यादा एयर भर दी तो क्या होगा? वो जो ट्यूब है वो बर्स्ट हो जाएगी। किसने किया ये काम? ये काम भी एयर ने किया। पतंग को उड़ाने का काम एयर ने किया। बोट को इजीली रोइंग करने में हेल्प किसने की? एयर ने की। बाइसिकल को मूव करने में इजी अगर है, पीछे से अगर एयर आ रही है तो इजी होगा, अगेंस्ट जाएंगे तो डिफिकल्ट होगा राइडिंग करने में बाइसिकल को। थर्ड, और इसके बाद हमने बात की बाइसिकल के टायर की ट्यूब के बारे में कि उसको टाइट करके रखना है तो उसके अंदर एयर भर के रखनी पड़ती है। तो एयर क्या करती है? इन सब जो जगहों पे एयर डाल रही है प्रेशर। नाउ एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी करनी है और ये एक्टिविटी एक्चुअली है हीटिंग से रिलेटेड, गर्म करने से रिलेटेड। तो हीटिंग से रिलेटेड जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो आपको करनी चाहिए अपने से बड़ों के, एल्डर्स के साथ में, ठीक है? या फिर आप अपनी क्लास में करेंगे तो टीचर्स के साथ में करेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए, रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या है? इसके लिए आपको चाहिए टिन का डब्बा, टिन कैन, जिसका ढक्कन भी हो, LID, लिड, ढक्कन। दूसरा चाहिए आपको गैस स्टोव या फिर आप कैंडल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मोमबत्ती का। और थर्ड चाहिए आपको वाटर, पानी। आपको सबसे पहले क्या करना है? टिन का जो कैन है उसको अराउंड हाफ, आधा, वो पानी से भर लेना है। पानी से भरने के बाद में आधा उसको आपको गैस स्टोव पे या कैंडल से उसको गर्म करना है। आपको उसको प्लेसमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से केयरफुल रखिए। जब उस टिन के डब्बे के अंदर पानी बॉईल होना शुरू हो जाए, व्हेन द वाटर स्टार्ट्स टू बॉईल, तब उसको थोड़ा सा और बॉईल करके आप गैस स्टोव से हटा दीजिए या कैंडल को बंद कर दीजिए, गैस स्टोव को बंद कर दीजिए और ढक्कन जो था ना, लिड, बिना लिड के गर्म करना है, ठीक है? अब जैसे आपने बॉईल करने के बाद गैस को बंद किया या फिर कैंडल को बंद किया, ब्लो आउट किया, बुझा दिया, आपको ढक्कन लगाना है इमीडिएटली ऑन द टिन कैन। लगा दिया ढक्कन लगाने के तुरंत बाद अब आपको क्या करना है? उस टिन कैन के ऊपर डालना है फ्रेश वाटर, पानी, नॉर्मल पानी डालना है। तो इसके लिए आपको कहाँ, इसको टिन के डब्बे को कहाँ रखना पड़ेगा? आपका जो घर में जो वॉश बेसिन है या फिर कोई मेटल का कोई बड़ा सा परात, समथिंग ऐसा कुछ है, उसमें रखना है और उसके ऊपर ठंडा पानी डालना है, नॉर्मल पानी डालना है। पानी डालते क्या हुआ? टिन के डब्बे की शेप तो बिगड़ गई, दैट शेप हैज बीन डिस्टॉर्टेड, बिगड़ गई, डिस्टॉर्ट हो गई। अब इसके पीछे क्या कारण हुआ, क्या आप समझे? इसके पीछे कारण हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर भी एयर ने गड़बड़ झाला किया है। यस, क्या किया? जब आपने करीबन आधा डब्बे को भर के इसके बाद में पानी को बॉईल किया था, उबालना जब पानी शुरू हो गया, तो उस वक्त क्या थी? डब्बे, आधा डब्बा नीचे वाला पार्ट किससे भरा हुआ है? पानी से। ऊपर वाले में क्या थी? या तो एयर थी, और जब पानी उबलना शुरू हुआ, बॉईल होना शुरू हुआ, तो कौन आ गई वहां पर? स्टीम भी आ गई। और ढक्कन तब खुला था, ढक्कन हटा हुआ था, तो कुछ एयर बाहर भी चली गई होगी और बाकी जो पार्ट था उसमें एयर थी प्लस स्टीम थी।
अब आपने ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद में आपने ऊपर से डाला पानी। पानी का टेम्परेचर कैसा था? काफी कम था। किसके मुकाबले? अंदर वाले पानी और स्टीम के मुकाबले बाहर से ऊपर से जो पानी डाल रहे हैं डब्बे के बाहर, वो पानी का टेम्परेचर काफी कम है ना, नॉर्मल है। ठंडा भी नहीं लिया तो भी नॉर्मल, तो भी उसका टेम्परेचर तो कम है। अब पानी डालने के कारण क्या हुआ? अंदर जो वेपर थी वो ठंडी हुई, और ठंडी होने के कारण वो वेपर किसमें बदल गई होगी? थोड़ी बहुत तो पानी में बदल गई। तो ऊपर वाला पोर्शन जिसमें वेपर थी, वो वेपर का थोड़ा सा पार्ट, मान लो इतना पार्ट भी अगर पानी में बदला, तो वो इतने पार्ट की इतनी जो वेपर है, जो वेपर वाटर में बदल गई है, स्टीम पानी में बदल गई है, वो जगह अब हो गई है खाली, वैकेंट। वहां पर अब कुछ भी नहीं है। मतलब क्या हुआ? पहले इतनी जगह में एयर प्लस वेपर थी, अब इतनी जगह में ही एयर प्लस वेपर है। ये जगह मतलब यहां अब हवा इतनी जगह में कम हवा हो गई है पहले के मुकाबले। तो क्या होगा? अंदर टिन के डब्बे के अंदर अब हवा पहले के मुकाबले कम है। हवा का प्रेशर कम हो गया, एयर का प्रेशर कम हो गया। हवा कम, एयर कम, तो प्रेशर भी कम। तो अब डब्बे के अंदर प्रेशर कम है, और डब्बे के बाहर तो हवा जैसी थी पहले ही, अभी भी वैसी है ना। तो पता है आपको, एयर की एक खास नेचर होती है। एयर हमेशा सब जगह प्रेशर को बराबर रखने की कोशिश करती है। एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब लो प्रेशर कहां है? ट्रेन के डब्बे के अंदर। हाई प्रेशर कहां है? बाहर। तो बाहर वाली हवा चाहती है कि मैं अंदर जाकर प्रेशर को बराबर कर दूं, बट क्योंकि आपने ढक्कन लगा दिया है, आपने रास्ते को रोक लिया है, तो क्या होगा? वो कहीं से भी डब्बे के दीवारों पर से कहीं से भी घुसने की कोशिश कर रही है, और इस चक्कर में डब्बे की शेप बिगड़ गई। द शेप ऑफ द टिन कैन हैज बीन डिस्टॉर्टेड। तो किसने किया ये काम? एयर ने किया। कैसे किया? एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, प्रेशर के कारण। अगर आपके पास टिन कैन नहीं हो, तो आप इसकी जगह पे प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। गर्म नहीं करना उसको प्लास्टिक की जो बोतल है, लूज प्लास्टिक की बोतल, उसको क्या करना है? उसके अंदर आपको गर्म पानी भरना है। गर्म पानी भर के तुरंत पानी को निकाल के ढक्कन लगा दीजिए, और उसके ऊपर डाल दीजिए पानी। क्या होगा? उसकी भी शेप बिगड़ जाएगी। उसके पीछे भी कारण कौन सा वाला? यही वाला। क्या? कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर जाती है, और एयर डालती है प्रेशर। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। साइक्लोन को समझने के लिए पहली बात तुमने जान ली, दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब हम ये जानेंगे कि जब विंड की स्पीड बढ़ती है, तो एयर के प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है। जो विंड की स्पीड बढ़ेगी 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड जब बढ़ती है तो एयर के प्रेशर पे क्या होता है? कम होता है कि ज्यादा प्रेशर होता है? तो इसको समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो पहली एक्टिविटी बड़ी इजी एक्टिविटी है, आप इजीली कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए चाहिए एक एम्प्टी बोतल, खाली बोतल, प्लस आपको चाहिए पेपर, रफ पेपर। आप रफ पेपर की बना लीजिए एक क्रम्पल करके बॉल। क्रम्पल मतलब उसको तहस नहस करके बॉल बना लिया आपने। ये बॉल का जो साइज है वो बॉटल के मुंह से थोड़ा छोटा होना चाहिए। अब जब आपकी बॉल बन गई, तो आप करिए एक काम, इस बॉल को बोतल के मुंह के जस्ट पास में रख दीजिए। अंदर नहीं डालना, मुंह का जो उसकी गर्दन है ना, वहां रखना है। और अब क्या करना है? अब आपको फूंक मार के ब्लो करके एयर ब्लो करना मतलब फूंक मारना। तो यू हैव टू ब्लो एयर इनसाइड। उस बॉल को अंदर बॉटल के अंदर डालने के लिए यू हैव टू ब्लो एयर, फोर्स करके। आप ब्लो एयर करते हैं तो क्या होता है? वो पेपर की बॉल अंदर जाने के बजाय बाहर आ गई। ये तो आश्चर्य हो गया, वंडरफुल। ऐसा कैसे हो गया? आप बॉल को फोर्स करके ब्लो करके एयर अंदर डालना चाह रहे हैं, बट इट इज कमिंग आउट बैक, वापस आ रही है बाहर। इसके पीछे कारण क्या हो गया? ये तो चमत्कार हो गया। जस्ट दिस इज एयर प्रेशर। क्या हुआ? तो जब आप एयर ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो स्पीड, हवा की जो स्पीड है, विंड की स्पीड है, वो घट रही की बढ़ रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो जब हवा की स्पीड बढ़ रही है बोतल के मुंह के पास, तो क्या हो रहा है? वहां की एयर स्पीड बढ़ने के कारण चली गई आगे। वहां एयर क्या हो गई? कम। एयर कम हो गई, मतलब एयर का प्रेशर कम, हवा कम, प्रेशर कम। तो एयर का प्रेशर कम हो गया बोतल के अंदर, तो लेकिन हवा पहले जितनी है ना, तो हवा अब वहां प्रेशर ज्यादा
पहले के मुकाबले, बोतल के मुंह के मुकाबले वहां अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया। और हवा किधर से किधर जाती है हमेशा? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बोतल के अंदर प्रेशर क्या है अब? हाई। हाई क्यों हो गया है? बोतल के मुंह के पास में फूंक मारी है, तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली इसके मुकाबले वहां पर ज्यादा हो गया है। तो अब अंदर की हवा बाहर आना चाहती है, बोतल के मुंह के पास आना चाहती है बराबर करने के लिए। तो क्या होगा? बेचारा बीच में कौन आ जाती है? पेपर की बॉल हमने जो रखी ना वो आ जाती है, वो अंदर जाने के बजाय बाहर आ जाती है एयर के साथ में। तो आप अपने फ्रेंड्स को चैलेंज कीजिए कि अलग अलग बॉटल्स को लेके कि देखो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम इस ताकत से फूंक मार के अंदर डाल के दिखाओ मुझे। दे विल बी फेल्ड। कारण क्या है? एयर का प्रेशर क्या हुआ? बढ़ गया कि घट गया? जब हमने फूंक मारी तो घट गया। तो तेज हवा के कारण एयर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड एक्टिविटी है बलून से रिलेटेड। आपको इसके लिए चाहिए 2 बलून्स, डोरी चाहिए, धागा, स्ट्रिंग्स, और इसके लिए चाहिए आपको एक लकड़ी या फिर आप साइकिल की स्पोक, ताड़ी, दैट आल्सो यू कैन यूज। और इसके अलावा चाहिए आपको थोड़ा सा पानी। तो दोनों बलून्स लीजिए, दोनों सेम साइज के होने चाहिए, प्लस आप उनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए और दोनों को ब्लो कर दीजिए और फुला दीजिए। दोनों बराबर साइज के फुला लिए एयर ब्लो करके। अब दोनों को डोरी से बांध दीजिए और बांध के जो साइकिल की स्पोक लिया आपने या जो स्टिक लकड़ी लिए उस पर आप करीबन 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दोनों को आपने बांध दिया। ठीक है, लटका दिया दोनों को। अब बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में आपको फूंक मारनी है, एयर ब्लो करनी है। BLOW मतलब फूंक मारना। तो यू हैव टू ब्लो एयर बिटवीन द 2 बलून्स जो 2 फुला के लटका रखे। अब क्या आप फील कर रहे हो? व्हाट हैपेंस? दोनों बलून्स पास में आते हैं, टकराते हैं। सोचा क्या था? ऐसा लग रहा है जैसे फूंक मारेंगे तो दूर दूर चले जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? उल्टा, वो दोनों पास पास में आ गए। कारण समझे आप? क्या हुआ? जब हमने फूंक मारी मतलब एयर की स्पीड बढ़ी, इंक्रीज विंड स्पीड, हवा की स्पीड बढ़ी। हवा की स्पीड बढ़ने के कारण क्या हुआ? एयर वहां की कहीं चली गई है, आगे चली गई मतलब। तो उस जगह पे बीच में हवा क्या हो गई? कम हो गई, एयर का प्रेशर कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर आसपास की हवा आना चाहती है कि प्रेशर बराबर हो जाए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हवा का प्रेशर कम क्यों हुआ? विंड की स्पीड बढ़ने के कारण। विंड की स्पीड किसने बढ़ाई थी? आपने बढ़ाई ना, फूंक मारकर। तो हवा का प्रेशर कम हो गया। पहले वाली एक्टिविटी में ऐसा हुआ था कि जब विंड की स्पीड बढ़ती है तो हवा का प्रेशर घट जाता है। तो आसपास वाली हवा क्या चाहती है कि वो बीच में, दोनों बलून्स के बीच में जो हवा का प्रेशर कम हो गया है उसको बराबर कर दे। तो वो जब आती है उस जगह के पास तो क्या होता है? बीच में आ जाते हैं बलून्स, तो बलून जाता है टकरा। तो यहां पर भी वही वाली बात साबित हुई कि जब विंड की स्पीड बढ़ती है देन एयर प्रेशर इज रिड्यूस्ड, कम हो जाता है। इसको समझने के लिए लास्ट एक्टिविटी, इसमें क्या करना है? इसमें हमें चाहिए ओनली एक पेपर की स्ट्रिप, पेपर की पट्टी, अराउंड 20 सेंटीमीटर लंबी एक पेपर की पट्टी बना लीजिए, करीबन 2 सेंटीमीटर चौड़ी, वाइड। आपने पट्टी को अपने हाथ में लेना है। कैसे? थंब और 4 फिंगर, पहली जो फिंगर है उन दोनों के बीच में होल्ड करना है और यहाँ पे आपको उसको पकड़ना है। तो लटक गई नीचे पट्टी, तो वाह लटकेगी ना, वो कोई स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, वो तो पेपर है, तो नीचे लटक गया। और अब क्या करना है? आपको उसके ऊपर हियर, पट्टी नीचे लटक गई है, आपने यहाँ उसको होल्ड किया है, यू हैव टू ब्लो एयर, फूंक मारनी है। क्या हुआ? फूंक मारते ही पेपर की जो पट्टी है वो लिफ्ट हो रही है, ऊपर आ रही है। वाह, पहले जो नीचे लटकी थी वो पट्टी ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रही है। जादू नहीं, ये भी क्या है? ये एयर प्रेशर का जादू है। क्या हुआ? जब आप एयर यहाँ पे ब्लो कर रहे हैं फोर्सिबली, तो स्पीड क्या बढ़ा कर रहे हैं? कम करने की ज्यादा कर रहे हैं, विंड की बढ़ा रहे हैं। तो विंड की स्पीड बढ़ी पहले की तरह ही। क्या हुआ? विंड की स्पीड बढ़ने के कारण एयर का प्रेशर घट जाता है। मतलब यहाँ की हवा यहां से आगे चली गई है तो यहाँ हवा कम हो गई ना। तो आसपास की हवा क्या करना चाहती है? यहाँ पे आना चाहती है। तो हम इसके ऊपर वाली हवा को यहाँ से हटा रहे हैं विंड की स्पीड बढ़ाकर। तो नीचे वाली हवा चाहती है वहां आ जाए, बराबर कर दे प्रेशर को। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नीचे प्रेशर क्या है? हाई।
हाई मतलब पहले जितनी ही थी हवा, लेकिन क्योंकि यहाँ कम हो गया है तो यहाँ प्रेशर हाई हो गया है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर आती है, तो बीच में बेचारा कौन फंस जाता है? पेपर की स्ट्रिप। सो पेपर स्ट्रिप इज लिफ्टेड अप, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है। तो इसमें भी हमने क्या देखा? दैट जब विंड की स्पीड बढ़ती है तो एयर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हाई स्पीड वाली जो विंड्स हैं वो बिल्डिंग्स की रूफ्स के ऊपर से अगर जाएं तो क्या होगा? वहां एयर का प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा ना, रिड्यूस्ड। ये हमने पढ़ा है एक्टिविटीज में। तो अगर ऐसा होता है, छत के ऊपर से यहां से हाई स्पीड की विंड्स जा रही हैं, तेज गति से हवाएं जा रही हैं, तो हवा का प्रेशर कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? पेपर की स्ट्रिप में देखा हमने, क्या पेपर की पट्टी ऊपर आ गई थी ना। उसी तरह से अगर छत कमजोर है, इफ द रूफ इज वीक देन व्हाट कैन हैपन? छत उड़ जाएगी। जैसे पेपर ऊपर आया था ना, वैसे छत ब्लोन अवे, उड़ जाएगी। किसके कारण? हाई प्रेशर नीचे हो जाएगा और यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा विंड की स्पीड बढ़ने के कारण। सो द विंड स्पीड विल रिड्यूस द एयर प्रेशर हियर एंड द हाई प्रेशर एयर फ्रॉम हियर फ्रॉम द बिलो, नीचे वाली जो हाई प्रेशर की हवा है ऊपर आएगी और छत अगर कमजोर है तो उड़ जाएगी। कई बार आपने देखा होगा पोल्ट्री फार्म्स को कि उनकी छतें जो होती है ना वो कमजोर होती है। पोल्ट्री फार्म मतलब जहाँ मुर्गियों का पाला जाता है, वहां पर जो छत होती है मोस्टली टीन शेड की होती है। एक बार मैं अपनी कॉलेज से रिटर्न आ रहा था घर, तो रास्ते में मैंने देखा कि अचानक से कहीं से तेज हवाएं चल रही थी। उस वक्त अचानक से गर्मियों का मौसम था, अचानक से एक बड़ी सी टीन शेड आके मेरे जस्ट पास में आके गिरी। क्यों? बाद में मैंने देखा कि वो टीन शेड जो पास में एक पोल्ट्री फार्म था ना, वहां की टीन शेड का एक पार्ट था। वो टीन का जो पार्ट था मेरे पास आके गिरा, बच गया मैं। कैसे उड़ी होगी वो टीन शेड? इसी कारण से हवा तेज चल रही थी, तेज हवा उस टीन शेड के ऊपर से गुजरी और नीचे का प्रेशर हाई हो गया और वहां का प्रेशर कम हो गया। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट हुआ और वो टीन शेड उड़ गए। ओके, तो बड़ी खतरनाक हो जाती है ना हवा। तो हवा, एयर मूव करती है विंड के फॉर्म में। तो विंड क्यों मूव करती है, चलती क्यों है? इसके पीछे हमने बात की हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है? इसके पीछे नेचर में ये प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? तो इसके पीछे कारण क्या होता है? टेम्परेचर, मतलब हीट, गर्मी। तो ये टेम्परेचर कैसे करता है ये डिफरेंस क्रिएट, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो उसके लिए हम करेंगे दो एक्टिविटीज। पहली एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको क्या चाहिए? इसमें आपको चाहिए बॉइलिंग ट्यूब। एक्चुअली बॉइलिंग ट्यूब टेस्ट ट्यूब से डिफरेंट होती है। टेस्ट ट्यूब का जो ग्लास होता है ना थोड़ा सा कमजोर होता है, और जो बॉइलिंग ट्यूब होता है उसका ग्लास थोड़ा सा मजबूत ज्यादा होता है। वो बॉइल करने के काम आता है, मतलब बॉइलिंग वाटर या हॉट वाटर उसमें इजीली हम डाल सकते हैं। तो बॉइलिंग ट्यूब चाहिए। दूसरा चाहिए हमें बीकर या फिर टम्बलर, ग्लास का टम्बलर, गिलास भी ले सकते हैं। और इसके अलावा चाहिए हमें एक बलून, और दो तरह का पानी चाहिए। एक तो चाहिए हमें कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर, बर्फ वाला ठंडा पानी। दूसरा चाहिए हमें हॉट वाटर। केयरफुली करनी एक्टिविटी। तो क्या करते हैं इसके लिए? सबसे पहले हमने जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके नेक पर हमने एक बलून को स्ट्रेच कर दिया है, फंसा दिया है, और उसको प्रॉपरली हमने देखा कि वहां पे कोई गैप तो नहीं छूटा है। अब बैलून लग गया है, हमने इसको फुलाया नहीं था, बलून को नॉर्मल ही था वो। अब उसके बाद में हमने क्या किया, इस बॉइलिंग ट्यूब को हमने डाला उस टम्बलर में, बीकर में, जिसमें हॉट वाटर है। और अब आप देखिए उस बलून की शेप पे कुछ चेंज आया। व्हाट द बलून शेप इज राइट नाउ? द बलून हैज इनफ्लेटेड, फूल गया है बलून। वाओ, किसने फुला दिया? पता नहीं लगा यार। चलो बात करते हैं हम सेकंड। इसके बाद में क्या करें? अब हमने बलून वाला जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको निकाल लिया उस टम्बलर से, बीकर से, और उस बॉइलिंग ट्यूब का क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया होगा थोड़ा सा, किस में रखा था? हॉट वाटर में ना। अब उसको 2-3 मिनट के लिए हमने बाहर रखा और उसका टेम्परेचर नॉर्मल होने दिया। और अब हमने दूसरा बीकर जिसमें हमने क्या डाल के रखा है, आइस कोल्ड वाटर, उसमें रख दिया इस टम्बलर, इस बॉइलिंग ट्यूब को, जिसके ऊपर लगा रखा है हमने बलून। इस बार देखिए क्या होता है। आफ्टर सम मिनट्स देखिए क्या हुआ,
वो बलून है जो इन्फ्लेट हो गया था हॉट वाटर वाली कंडीशन में, अब वो डिफ्लेट हो गया है और वो पिचक गया है, वो थोड़ा अंदर भी घुस गया है। वाओ, ये किसने किया? ये किया आइस कोल्ड वाटर ने। अब दो तरह की सिचुएशन, दो तरह के रिजल्ट। एक में वो फैल गया है, इन्फ्लेट हो गया हॉट वाटर वाली टेस्ट ट्यूब जब टम्बलर में रखा था, और जब हमने आइस कोल्ड वाले टम्बलर में रखा उस बॉइलिंग ट्यूब को बलून के साथ में, तब वो डिफ्लेट हो गया, सिकुड़ गया। इसके पीछे कारण की बात करें, पहले वाले में हॉट वाटर था। हॉट वाटर था, इसका मतलब क्या हुआ? जो बॉइलिंग ट्यूब हमने उसके अंदर रखी है, उसके अंदर की एयर थी ना उसके अंदर, वो एयर क्या हो गई है? गर्म हो गई है। एयर गर्म किसके कारण हुई? गर्म हॉट वाटर के कारण। एयर गर्म होने के कारण वो एयर उस बलून के अंदर चली गई, तभी तो फूला ना वो। तो बलून के अंदर क्यों गई वो? क्योंकि हॉट एयर गर्म होने पर एयर फैल जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। वाह, ठंडे वाले में क्या हुआ? गर्म नहीं थी एयर, ठंडी हो गई एयर। उस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर की एयर ठंडी हो गई, तो क्या हो गई? वो सिकुड़ गई, तो बलून बेचारा नहीं अंदर की तरफ। और गर्म वाले पानी में हवा गर्म होने के कारण फैल गई, तो एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। इस एक्टिविटी से हमने ये जाना। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की। ये एक्टिविटी आप इजीली अपने घर पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 2 पेपर बैग्स, पेपर के बैग चाहिए, और आपको चाहिए एक स्टिक लकड़ी, या फिर आप कोई मेटल की स्टिक ले सकते हैं या लकड़ी ले सकते हैं, प्लस आपको चाहिए एक कैंडल और धागा चाहिए। अब आपको क्या करना है? एक बैलेंस बनाना है, तराजू बनाना है। किससे? दोनों पेपर बैग से। दोनों पेपर बैग को, खाली पेपर बैग, दोनों पेपर बैग को आपने उल्टा लटकाना है उस स्टिक पर। दोनों तरफ आपने उल्टा लटका दिया धागे से बांधकर, और अब बीच में तराजू की तरह बीचों बीच में आपने एक धागे से उसको होल्ड कर लिया है। तो आपने देखा कि दोनों के दोनों पेपर बैग हैं वो बिल्कुल इक्वल हाइट पर हैं, बैलेंस है। ओके, अब आपको क्या करना है? आपको एक कैंडल जलानी है एक पेपर बैग के नीचे की तरफ। इस तरह से जलानी है कि पेपर बैग ना जल जाए। ठीक है, तो थोड़ा डिस्टेंस पे रख के जलानी है, थोड़ा सा ऊंचाई पे रहे पेपर बैग। अब आपको जलानी है कैंडल एक पेपर बैग के नीचे जलाइए। अब आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए व्हाट हैपेंस। आपने देखा कि जिस पेपर बैग के नीचे आपने कैंडल जलाई है, वो पेपर बैग की तरफ से जो बैलेंस बनाया था वो इम्बैलेंस हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। वाओ, दूसरा वाला नहीं गया, वो नीचे आ गया है। और जिसके नीचे हमने कैंडल जलाई वो ऊपर की तरफ चला गया। क्या हुआ? क्या लग रहा आपको? आपको लग रहा ना कि जिस तरफ हमने कैंडल जलाई उसके ऊपर की जो हवा थी ना, वो हॉट एयर हो गई, उसके कारण वो ऊपर चला गया है। और दूसरे वाले की वो एयर हॉट नहीं थी, वो कैसे थी? कोल्ड उसके मुकाबले, तो नीचे आ गया। तो क्या लग रहा है आपको कि हॉट एयर है वो हल्की हो गई। ठीक है, इसलिए आपको लग रहा ना, यस, यही कारण है कि हॉट एयर है वो हल्की होती है, इसलिए वो बलून नहीं है, तो पेपर बैग लिया है, वो पेपर बैग ऊपर चला गया है। दूसरा वाले की हवा कैसी थी? ठंडी थी, कोल्ड एयर। तो कोल्ड एयर कैसी होती है? भारी होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे हमने इसके पहले वाली एक्टिविटी में देखा था कि बॉइलिंग ट्यूब के अंदर की हवा जब गर्म हुई थी हॉट वाटर में रखने पर, तो वो फैल गई थी। मतलब हवा तो उतनी थी लेकिन वो ज्यादा जगह में फैल गई थी। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब इसमें क्या हुआ? जब वही चीज ज्यादा जगह में फैल जाती है तो क्या हो जाती है? लाइट हो जाती है। लाइट मतलब हल्की, लाइट मतलब उजाले वाली बात नहीं कर रहे हम लोग, तो लाइट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने कैंडल जलाई पेपर बैग के नीचे, तो वो हवा हल्की हो गई और फैल गई। तो इसके कारण क्या हो गई? हल्की होने के कारण वो पेपर बैग ऊपर चला गया। तो आपने क्या देखा? पहली बात, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, गर्म होने पे हवा फैल जाती है। दूसरा, गर्म हवा कैसी होती है? हल्की होती है। ठंडी हवा कैसी होती है? भारी होती है, हैवी होती है। इसके कारण ये आपने देखा होगा कि हमेशा जो आग की फ्लैम है, लपटें हैं, वो ऊपर की तरफ ही जाती हैं, लेफ्ट राइट में तो नहीं जाती ना, हमेशा ऊपर जाती है। अपने कैंडल की फ्लैम देखी इस एक्टिविटी में, ऊपर ही जाती है। इसके अलावा आपने देखा हमेशा से स्मोक होती है, धुआं, वो भी ऊपर ही जाती है। क्या कारण इन दोनों के पीछे? बिकॉज जब गर्म होती है हवा तो हल्की हो जाती है। ठीक है,
हल्की रहेगी तो ऊपर जाएगी। जैसे हमने बलून के बारे में बात की, हमने पेपर बैग की एक्टिविटी में बात की, तो उसके ऊपर की हवा गर्म हो गई, गर्म होने के कारण वो ऊपर की जाती है। और इसके अलावा हमने ये बात की थी कि जब हवा गर्म हो गई, हल्की हो गई, तो वो ऊपर चली गई और इसलिए वहां हवा का प्रेशर क्या हो गया, हवा कम हो गई ना, तो हवा का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। और इसके अलावा हमने बात की थी कि जब प्रेशर कम होता है हवा का, तो वहां पर एयर आती है, जहां प्रेशर ज्यादा होता है वहां से, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा इसके कारण आती भी है। तो नेचर में हवा के कारण कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं ना, गर्म होने के कारण, उसके प्रेशर में डिफरेंस के कारण। अब हम बात करेंगे अपनी अर्थ पर ये जो विंड है चलती किसके कारण है, इसके पीछे कारण क्या है। तो एयर करंट, हवा की जो करंट है, करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, हवा की धाराएं, इनके पीछे चलने के पीछे कारण है दो। तो पहला कारण है, हम उसके बारे में बात करते हैं, वो कारण है अनइवन हीटिंग, असमान रूप से बराबर गर्म नहीं होना, किसके बीच में, बिटवीन द अर्थ्स पोल्स एंड द इक्वेटर। अब ये दो चीजें बोली मैंने, एक बोला पोल, दूसरा बोला इक्वेटर। इसके बारे में ऑलरेडी इन द ज्योग्राफी, भूगोल में, ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके होंगे। क्या इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं। अर्थ अपनी है वो एक स्फेयर है, एक गोला। अब उस एक स्फेयर को दो इक्वल पार्ट्स में स्टडी के लिए बांटा गया है, दो आधे आधे गोले, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे हेमी का मतलब हाफ, स्फीयर का मतलब गोला, तो आधा गोला नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, आधा गोला हेमिस्फीयर ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारा इंडिया कौन से में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो हम हेमिस्फीयर में बात करें तो जो बीच में जो लाइन जिसने डिवाइड किया, जिसने अपनी अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया है, उस लाइन का नाम क्या है, इक्वेटर। उसका नाम इक्वेटर क्यों रखा गया है, बिकॉज इट डिवाइड्स आवर अर्थ इन टू इक्वल पार्ट्स। इक्वल मतलब बराबर, इसलिए इसका नाम क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर कितने होते हैं अपनी अर्थ पर, ओनली वन, ठीक है, क्योंकि उसने एक लाइन ने अपनी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इक्वेटर वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं 0 डिग्री वाली लैटिट्यूड। अपनी अर्थ को स्टडी के लिए एक तो हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट वाली लाइंस में ड्रॉ करके बांटा गया है ऊपर, और दूसरी वाली लाइंस होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ऊपर से नीचे वाली जो लाइंस है उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, वो लंबी 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 लाइंस, ठीक है। और जो लेफ्ट टू राइट वाली लाइंस है, आड़ी लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। तो 0 डिग्री पर जो है बीचों बीच में, उसका नाम है इक्वेटर। उसके ऊपर वाली जो लाइन है 23 डिग्री, वो उसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और नीचे वाली जो है 0 डिग्री नीचे वाली 23 डिग्री, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बीच में इक्वेटर, नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों, तो ये जो बीच में स्पेस, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स। ऑलरेडी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ज्योग्राफी में पढ़ चुके आप ऑलरेडी। तो अब हमें बात करते हैं कि जो बीच वाला जो पार्ट है जिसको इक्वेटर बोलते हैं, वहां पर सन की जो रेज है वो स्ट्रेट आती है, इसके कारण वहां पर जो एयर है वो ज्यादा गर्म हो जाती है, वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, तो वहां की एयर भी ज्यादा गर्म हो जाती है। जब एयर ज्यादा गर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना इसके बारे में, हॉट एयर बिकम्स लाइटर, हल्की हो जाती है, और हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर चली जाएगी। अब इक्वेटर की हवा जब गर्म हो गई तो ऊपर चली गई, तो उसकी जगह को भरने के लिए कौन आएगा, ठंडी हवा। ठंडी हवा कहाँ है, इक्वेटर में तो गर्म है, तो उसके 30 डिग्री के ऊपर वाला पार्ट है, हम जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो जो नॉर्थ वाली जो एयर है, जो ठंडी, वो एयर आएगी इस तरफ, इक्वेटर की तरफ, उसकी जगह को भरने के लिए। तो इस तरह से कौन चली हवा, ओके। तो इस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हवा चलती है, नॉर्थ से किधर आई, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहां ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ टू नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो हम ओनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं, वरना कंफ्यूजन ज्यादा होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। अब हम बात करें पोल्स के बारे में, कि 0 से 30 डिग्री के बीच में बात कर ली हमने,
0 डिग्री पर हवा 30 डिग्री की तरफ से हवा इधर आती है। क्यों आती है? क्योंकि ऊपर की तरफ हवा कैसी है, ठंडी है, और 0 डिग्री वाले पर हवा क्योंकि गर्म क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें, सनलाइट की रेज सीधी गिरती हैं। इसके बाद वाला जो लैटिट्यूड है, यहाँ पे कौन है? पोल्स, या नॉर्थ पोल, और नीचे की तरफ साउथ पोल। तो पोल्स पे टेम्परेचर काफी कम रहता है, दे आर वेरी वेरी कोल्ड। तो वेरी वेरी कोल्ड है, टेम्परेचर बहुत कम है, इसके मतलब यहाँ की हवा कैसी है? काफी कोल्ड है। तो कोल्ड है मतलब हैवी है। तो इसके मुकाबले लेकिन जो लैटिट्यूड बचे हुए हैं, वहां की हवा कैसी है? गर्म है। गर्म हवा राइज करेगी, ऊपर जाएगी, वार्म एयर, हॉट एयर राइजेज। तो वहां क्या होगी? जगह की कमी हो गई, एयर की कमी हो गई। तो उस हवा की जगह को लेने के लिए कौन आएगी? यहाँ ऊपर की ठंडी हवा, जो कि कैसी है? भारी है। तो वहां पर भी नॉर्थ से साउथ की तरफ एयर की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से एयर की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ किस में होगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला जो आधा गोला है धरती का, उसमें साउथ से नॉर्थ की तरफ एयर की करंट की डायरेक्शन होगी। तो इसके पीछे कारण क्या है? अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ का अलग अलग तरीके से गर्म होना। वो इक्वेटर पे ज्यादा गर्म होती है, पोल्स पे काफी कम गर्म होती है। लेकिन आप ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में जो एयर की जो डायरेक्शन है वो लहरदार दिख रही है, वो स्ट्रेट नहीं है। नॉर्थ से साउथ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखा रखी है, देखा आपने? वो लहर के रूप में है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि अपनी जो अर्थ है, आपने इसको पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, कि वो अपनी अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेशन भी करती है। और रोटेशन की डायरेक्शन कौन सी होती है आपको पता है? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट होती है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं होती, वेस्ट टू ईस्ट होती है। और शायद आपको पता ही है कि वेस्ट टू ईस्ट होने के कारण ही हमें हमेशा सनराइज किधर दिखता है? ईस्ट में। अगर अपनी अर्थ ईस्ट टू वेस्ट घूमती तो हमें सनराइज किधर दिखता? सूर्य उदय किधर होता मॉर्निंग में? वेस्ट में होता। लेकिन ऐसा नहीं होता, वेस्ट टू ईस्ट हमारी धरती घूमती है रोटेशन, इसलिए हमेशा सनराइज होता है ईस्ट में। विंड करंट के चलने के पीछे दूसरा कारण वो है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जमीन का और पानी का असमान रूप से गर्म होना। हम चैप्टर 4 में बात कर चुके इसके बारे में। हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ी थी तब। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरी अर्थ के बारे में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि समर सीजन में, गर्मियों में, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो ट्रॉपिक्स वाले एरियाज हैं, या आप बात करो इक्वेटर के एरिया, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ की एयर हॉट होने के कारण इट विल राइज अप, हल्की हो जाएगी, ऊपर जाएगी। तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता रहेगा गर्मियों में। तो उस वहाँ की हवा का ऊपर जाने के कारण समुद्रों से, ओशन से यहाँ पे क्या आएगी? हवा। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ की मिट्टी के ऊपर की हवा वो गर्म होने के कारण ऊपर जा चुकी है, एयर का प्रेशर कम हो गया है। समुद्रों के ऊपर के जो पानी का ऊपर की जो हवा है वो अभी ठंडी है, इसलिए वहां से हवा भारी है ना, तो वो इसकी जगह पे लेने के लिए आएगी। तो इसके कारण जब गर्मियाँ खत्म होने वाली होती हैं तो आपने देखा होता है खूब बारिश होती है। इसके पीछे कारण कौन हुआ? ये वाली हवाएं। तो धरती का असमान रूप से गर्म होना, गर्मियाँ खत्म होती बारिश आती, उनको हम बोलते हैं मॉनसून। मॉनसून की हवाएं, MONSOON। ये जो मॉनसून वर्ड है ये किससे बना है? एक अरेबिक वर्ड है। अरेबिक एक लैंग्वेज है अरब कंट्रीज की। तो उस लैंग्वेज में एक वर्ड है मौसम। मौसम तो आप जानते हैं हिंदी में भी इस्तेमाल होता है ना, तो उससे ही बना है वर्ड मॉनसून, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेदर, सीजन भी बोलते हैं, सॉरी सीजन। तो उस सीजन के लिए ये वर्ड है मॉनसून, जो कि मौसम से बना है। तो मॉनसून की हवाएं चलती हैं। तो समर सीजन के जस्ट बाद में जो हवाएं चलती हैं इंडिया में, वो हमने बात की कि इंडिया के पास में जो कोस्ट लाइन है बहुत बड़ी। तो इंडिया के पास में साउथ में और जो उसके हम बात करें अरेबियन सी की तरफ, यहाँ पे जो पानी है, वहाँ का जो ओशन का जो वाटर है, वो वाटर कम गर्म होगा, मतलब ठंडा है। और अपने अर्थ धरती की जो हम अर्थ की सरफेस की बात करें, हमारे इंडिया की सरफेस की बात करें, तो खास तौर से धरती तो गर्म होगी ही, लैंड गर्म तो होगी, लेकिन राजस्थान वाला एरिया और ये वाला बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, खासतौर से जो वेस्ट पार्ट है। तो साउथ
एंड वेस्ट पार्ट जो इंडिया का है उधर से हवाएं आएंगी। कब? गर्मियां खत्म होने के दौरान। तो उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, तो समर्स के बाद में, समर्स में इंडिया में जो बारिश आती है, मॉनसून की हवाएं आती हैं, उस मॉनसून को बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। वेस्ट मतलब क्यों? क्योंकि वेस्ट राजस्थान में बहुत बड़ा एक डेजर्ट है, आपको नाम पता उसका शायद, वो थार डेजर्ट, की राजस्थान से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। तो उसके कारण टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हवाएं चलती हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। तो इस मानसून के कारण खूब सारी बारिश होती है हमारे इंडिया में। विंटर की बात करें, सर्दियों में, तो सर्दियों में जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या? अब लैंड सरफेस जो है, जमीन जो है, वो क्या हो जाएगी? जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी तो क्या होगा? उसके ऊपर की हवा भी ठंडी हो जाएगी। और जो हमारे इंडिया के पास वाला जो समुद्र वाला एरिया है, उसमें जो पानी है, वहाँ का टेम्परेचर अब उसके मुकाबले गर्म है। तो गर्म हो तो उसकी हवा ऊपर चली गई है, और हवा ऊपर जाने के कारण, समुद्र के ऊपर की हवा ऊपर जाने के कारण क्या हो गया? वहाँ पे प्रेशर कम हो गया। और ज़मीन जो हमारी धरती की, अपने इंडिया की जो ऊपर की जो धरती है, उसके ऊपर की मिट्टी वो ठंडी हो गई है विंटर में, सर्दियों में। तो उसकी हवा का प्रेशर अब काफ़ी ज़्यादा है ठंडी होने के कारण। तो अब हवा चलेगी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, लैंड टू सी। तो ये हवा जो चलेगी विंटर में, तो इसकी डायरेक्शन भी कौन सी होगी? लेकिन वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ तो कौन सा? कश्मीर वाला एरिया। वेस्ट कौन सा? राजस्थान वाला एरिया। राजस्थान में सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। तो इन दोनों डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से सर्दियों में हवाएं चलेंगी। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वाली जो हवाएं हैं वो भी बारिश करती है सर्दियों में, लेकिन उससे काफ़ी कम बारिश होती है, क्योंकि उस तरफ आपको पता ही है, वेपर में जो वाटर वेपर है वो कहाँ से आ रही है? वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है। तो वहाँ पे समुद्र ज़्यादा नहीं होते, तो बारिश काफ़ी कम होती है। तो इस तरह से हमारे इंडिया में बारिश होती है सर्दियों में। किसके कारण? नॉर्थ वेस्ट मानसून के कारण। और जो गर्मियाँ हैं उस वक्त साउथ वेस्ट मानसून के कारण। अब देखिए, बारिश आएगी, कितनी खुशियाँ होंगी, लोग कितने खुश आएंगे, फार्मर्स, किसान लोग कितने खुश होंगे, और उनकी फसलें लहलहाएंगी, वो कितने खुश होंगे, उनको पैसे मिलेंगे, उनकी समृद्धि आएगी उनको। लेकिन कई बार इसके कारण बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, बहुत खतरनाक कंडीशन क्रिएट होती हैं, बहुत सारी विपदाएं आती हैं। तो एक तरफ खुशियां हैं, दूसरी तरफ गम, तो दुख। तो ऐसी आपदाएं, ऐसे डिजास्टर्स, आपदा को इंग्लिश में क्या होता है? डिजास्टर्स। तो ऐसे दो डिजास्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला है थंडरस्टॉर्म, दूसरा है साइक्लोन। तो उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट डिजास्टर की बात करेंगे। डिजास्टर मतलब विपदा, आपदा, जो कि इस विंड के कारण ही क्रिएट होती है। वाओ, विंड के कारण, यस। तो उस फर्स्ट डिजास्टर की बात करें, उसका नाम है थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म, थंडर का मतलब होता है गर्जना, और स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। गर्जना और तूफान, यहाँ गर्जना किसकी है? ये बादलों की गर्जना, क्लाउड्स का थंडर। और स्टॉर्म का मतलब यहाँ पर रेनफॉल से है, बहुत तेज बारिश से है। तो ये थंडर स्टॉर्म क्रिएट कहाँ होता है? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने बात की अपने अर्थ के बारे में, दैट अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 हेमिस्फीयर में बांटा गया है इसको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और इसका जो बीच वाली जो डिवाइडिंग जो लाइन है, जो इक्वल पार्ट्स में बांटती है, उसका नाम है इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ में, दोनों तरफ 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, ये जो टोटल एरिया है, टोटल 60 डिग्री का एरिया हो गया। 0 डिग्री इक्वेटर वाला, उसके ऊपर 30 डिग्री, और 0 डिग्री के नीचे वाला 30 डिग्री। टोटल कितना हो गया? 30 + 30 = 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का जो एरिया है टोटल अर्थ के इक्वेटर के दोनों तरफ वाला टोटल एरिया, इसका एक स्पेशल नाम है, ऑलरेडी आप जानते हैं, इसका नाम है ट्रॉपिक्स। इन ट्रॉपिक्स की खास बात क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ कैसा होता है टेम्परेचर? हॉट एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब बारिश भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ की जो वाटर बॉडीज है, जैसे हम बात करें इंडिया की बात करें, तो इंडिया भी ट्रॉपिक्स का एक पार्ट है। तो इंडिया में इंडिया के जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर क्या है? एक तो बे ऑफ बंगाल है इधर लेफ्ट में,
और मेरे लेफ्ट में, और इसकी राइट साइड में क्या है, यहाँ पर है अरेबियन सी, और नीचे की तरफ क्या है, वहां पर इंडियन ओशन। तो मतलब ये वाटर बॉडीज हैं। तो इस तरह से इक्वेटर के चारों तरफ वहां पे खूब सारी वाटर बॉडीज हैं। टेम्परेचर हाई होने के कारण वाटर वेपर इन समर की बात कर, गर्मियों की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वाटर वेपर बनती है। ये वाटर वेपर कैसी है, हॉट, गर्म है। तो ये हॉट वाटर वेपर दिस इज गोइंग अपवर्ड्स। ओके, वाटर वेपर ऊपर जा रही है। अब जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर जा रही है, आप जानते हो ऑलरेडी दैट एयर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हवा धरती के अर्थ के सरफेस के पास होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा कम होती जाती है। अब जब हवा कम होती जाएगी तो एक्चुअली धरती के ऊपर ऑन द अर्थ टेम्परेचर किसके कारण होता है, एयर के कारण। एयर क्या करती है, ट्रैप करती है किसको, हीट को। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मतलब एयर कम है, इसका मतलब CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो भी कम है, और CO2 कम है, इसका मतलब ट्रैप भी कम होगी, कौन, हीट। तो जब एयर कम है तो CO2 भी कम है, एयर हीट ट्रैप कम होगी। तो जैसे जैसे अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं हीट ट्रैप कम होगी तो टेम्परेचर भी होगा कम। अब जो वाटर वेपर ऊपर जा रही है, हमने बात की कि समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है ट्रॉपिक्स में, तो वाटर वेपर ऊपर जा रही है गर्म होने के कारण पानी के। अब ऊपर जा रही है तो टेम्परेचर वहां कम हो रहा है। अब अपर सरफेस में टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होगा, ये जो वाटर वेपर जो तो हॉट थी उसका टेम्परेचर कम होगा। तो प्रोसेस कौन सी होगी, कंडेंसेशन। तो ड्यू टू द कंडेंसेशन ये वाटर जो वेपर है वो फ्रीज हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और ये फ्रीज होने के कारण किस में बदल जाएगी, ये वाटर की छोटी छोटी बूंदों में, जिनको क्या बोलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। ये वाटर ड्रॉपलेट्स ही किसका फॉर्म ले लेती हैं, क्लाउड्स का, बादलों का। ओके, तो जैसे ये बादल बनती हैं, बादल बनाती हैं, और बादलों में टेम्परेचर और कम जब होता है वहां पर, तब क्या होगा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स और भी आपस में जुड़ जाती हैं, भारी हो जाती हैं, टेम्परेचर तो कम है ही, तो अभी ठंडी ठंडी ड्रॉप्स नीचे की तरफ गिरती। नीचे क्यों गिरेगी, भारी होने के कारण। जब बूंद बड़ी हो जाएगी, छोटी बूंदें थी वाटर ड्रॉपलेट्स, जब वो आपस में मिल गई टेम्परेचर कम होने के कारण बड़ी बन गई, और बड़ी होगी तो हैवी होगी, हैवी होगी तो वो टपक जाएंगी नीचे, किसके फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में। तो ऊपर से नीचे कौन आ रही है, ठंडी वाटर ड्रॉपलेट्स या ड्रॉप्स। नीचे से ऊपर कौन जा रही थी, हॉट वाटर वेपर। तो ये दो चीजों के बीच में आपस में एक क्या हो रहा है, इंटरेक्शन, एक स्विफ्ट मूवमेंट हो रहा है दोनों का। स्विफ्ट मतलब तेज मूवमेंट हो रहा है किसका, हॉट वाटर वेपर अपवर्ड्स, एंड नीचे कौन आ रही है, कोल्ड वाटर ड्रॉप्स। तो इस तरह से जो स्विफ्ट मूवमेंट दोनों का हो रहा है, इसके कारण क्रिएट होती है दो कंडीशन। कौन सी, एक तो लाइटनिंग, बिजली का चमकना, और दूसरा इसके कारण साउंड, आवाज, जिसको बोलते हैं हम थंडर, गर्जना। तो इन दोनों का मिला जुला रूप उसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म, और ये बहुत खतरनाक भी कई बार होता है। लाइटनिंग की जो बात है वो 8th क्लास में आप ज्यादा इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दिस थंडर स्टॉर्म मे कॉज ए लॉट ऑफ हार्म्स। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस के बारे में, सावधानियों के बारे में, कि अगर थंडर स्टॉर्म आता है उस वक्त आप क्या सावधानियां रखें, व्हाट प्रिकॉशन यू शुड हैव, कि आप उससे बचें। तो अगर थंडरस्टॉर्म में हमने बात की कि उसमें लाइटनिंग भी होती है, मतलब बिजली कड़कती है, और बारिश भी होती है, स्टॉर्म तूफान भी आता है, तूफानी बारिश आती है। तो उस वक्त आप क्या करें, तो कुछ प्रिकॉशंस की बात करते हैं। पहला प्रिकॉशन जो आपको लेना चाहिए वो है, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। कोई अलग थलग ट्री है उसके नीचे जाके आप छुपने की कोशिश मत कीजिए। अलग थलग आसपास में कोई और ट्री नहीं है, अकेला वही ट्री है, उसके नीचे आप शेल्टर मत लीजिए। क्या हो सकता है, लाइटनिंग अगर होगी तो उसी पर होगी और वो खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वो एक टॉल ऑब्जेक्ट है। तो लाइटनिंग के कॉन्टेक्ट में, बिजली के कॉन्टेक्ट में, मतलब जो आकाश की बिजली है ना बादलों के बीच वाली, उसके कॉन्टेक्ट में वो ट्री आ सकता है और कहानी खत्म हो सकती है। सो उसके नीचे नहीं लेना चाहिए। इफ यू आर इन ए फॉरेस्ट, अगर आप जंगल में हैं तो क्या करेंगे, टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। एक छोटे ट्री के नीचे आप शेल्टर लीजिए। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं वहां पर, बहुत सारे ट्रीज हैं, तो कोई छोटा ट्री है वो, क्योंकि टारगेट काफी छोटा है ना, तो वो आपको सेफ रखेगा। डोंट लाई ऑन द ग्राउंड, और जमीन पे लेटिए मत। क्लियर, आपको पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे शेल्टर लेना है, आसरा लेना है। सेकेंड प्रिकॉशन, डोंट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद ए मेटेलिक एंड।
अम्ब्रेला लेके मत निकलिए आप। क्या आपके पास अम्ब्रेला है? आप बच जाओगे। क्यों? अम्ब्रेला कैसा है? उसका एंड कैसा है? मेटल का बना हुआ। और आपको पता है मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ है यहाँ पर? लाइटनिंग वाला। लाइटनिंग मतलब बिजली का कड़कना जो है ना, उसमें जो लाइट है ना वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज वाली है। और जो रोड है वो किसकी बनी? अम्ब्रेला की। अगर लाइटनिंग हुई तो वो मेटल की बनी जो रोड है वो क्या करेगी? वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगी ना, कहाँ तक? इनटू योर हैंड। और फिर आपको रेन डांस करवा देगी वो। मतलब बहुत खतरनाक है वो। इट मे बी लिथल, खतरनाक, उसकी घातक हो सकती है हमारी जान के लिए। लेकिन कुछ अम्ब्रेला ऐसे होता है जिनका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है, उसकी स्टिक भी प्लास्टिक की बनी होती है। यू कैन यूज दैट वन। नेक्स्ट प्रिकॉशन, डोंट सिट नियर ए विंडो। विंडो के पास मत बैठिए, खिड़की के पास। वाह क्या बारिश हो रही है, क्या बिजली चमक रही है, कितना मजा आ रहा है ना, ये मजा ले। लेकिन डोंट सिट नियर द विंडो। क्यों? खतरनाक हो सकता है ना आपके लिए। ओपन गैराज, गैराज जो है, बड़े बड़े गैराज में गाड़ियां वगैरह खड़ी होती, खुले गैराज, स्टोरेज शेड जहाँ पे स्टोर किया जाता है, वेयर हाउस एक्सेट्रा। मेटल शेड्स, मेटल के शेड जैसे कि बस स्टैंड होता है ना, और मेटल का शेड बना हुआ है, आसरा बना हुआ है। दीज आर नॉट सेफ। ये सेफ नहीं है शेल्टर लेने के लिए, क्योंकि वो मेटल ही के ज्यादातर मेटल के बने हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट, एक कार और एक बस इज ए सेफ प्लेस। अब अगर आप एक कार में हैं, आप एक बस में हैं, तो एक सेफ जगह पे आप हैं, आप उसके अंदर ही रहिए जब तक कि आपको सेफ फील बाहर नहीं होता, तब तक आप कार या बस में ही रहिए। इफ यू आर इन वाटर, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप पोंड में हैं, आप कहीं पर बीच पर पानी में हैं, तो उस वक्त पानी के अंदर तुरंत आप बाहर आइए। क्यों? क्योंकि पानी कैसा है? कंडक्टर, और खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो गेट आउट एंड गो इनटू ए बिल्डिंग। तो ये है प्रिकॉशंस थंडरस्टॉर्म से बचने के लिए। सेकेंड डिजास्टर का नाम है साइक्लोन, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है थंडरस्टॉर्म से, जो कि फर्स्ट डिजास्टर हमने अभी समझा। तो अगर आपको इजीली समझ में आ गया है थंडरस्टॉर्म की कॉन्सेप्ट, तो आपको साइक्लोन भी बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं आया समझ में तो फिर से एक बार देख लीजिए इसको। और अब हम बात करते हैं साइक्लोन के बारे में। तो साइक्लोन को भी समझने के पहले एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो क्लास 6 से हम बात करते आ रहे हैं, वो है वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। वाटर को वाटर की वेपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें वाटर को हीट देनी पड़ती है, मतलब उसको गर्म करना पड़ता है। तो जब उस वाटर के अंदर हीट जाती है, मतलब वाटर हीट ले लेता है, तब वो वाटर वेपर में बदल जाता है। अब आप इसका जस्ट रिवर्स सोचिए, उल्टा सोचिए। वाटर वेपर को अगर वाटर में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? मतलब उसके अंदर जो हीट है उसको क्या कर रहे हैं? उसको छोड़ना पड़ेगा। पहले दी थी ना, अब उसको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर वाटर वेपर बदलती है वाटर में, तो उसमें से हीट बाहर आ जाती है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वाली प्रोसेस कहाँ होती है? क्लाउड्स के पास में। बादल बन गए हैं, अब बादलों के अंदर, बादल बनने की बात हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बादल बन गए तो वहां पर टेम्परेचर क्या है? कम है। टेम्परेचर कम होने के कारण जो बादलों की जो वाटर वेपर है वो किस में कन्वर्ट होती है? ड्रॉपलेट्स में। मतलब वाटर वेपर बदली ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में, पानी में बदल गई। तो क्या हुआ? उसके अंदर जो वाटर वेपर के अंदर जो हीट थी, वो हीट अब बाहर आ गई है, तभी तो वाटर में बदली वो, क्योंकि अपोजिट वाली, रिवर्स वाली कंडीशन आई वहां पर। अब जो हीट निकली वाटर वेपर के अंदर से, जिसके कारण वो पानी में बदल गई, वो हीट वहां की बादलों के आसपास की एयर है उसको कर देती है गर्म। और वहां की जो एयर गर्म हुई, तो गर्म एयर, हॉट एयर कैसी हो जाती है? इट बिकम्स लाइटर, हल्की हो जाती है। और आपको पता ही है, हल्की हवा ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर की तरफ जाएगी तो जहां से बादलों के पास से हवा ऊपर चलेगी, वहां एयर का प्रेशर कैसा हो गया? कम हो गया। लो प्रेशर, हवा कम तो प्रेशर भी कम। तो अब वहां पर एक लो प्रेशर का एरिया डेवलप हो गया है और ऊपर की तरफ हवा जा रही है। लो प्रेशर के कारण आपको पता क्या होगा? वहां पर तेजी से क्या आएंगी? हवाएं। हमने ऑलरेडी बात कर ली कि विंड की डायरेक्शन कौन सी होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस तरह से तेजी से उस जगह पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती है तेजी से। तो बीच में कौन सा एरिया है? लो एयर प्रेशर वाला। चारों तरफ कौन सी हवाएं आ रही हैं?
हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली तेजी से घूमती हुई हवाएं हैं। तो इस तरह से कई जब गर्मियां होती हैं, गर्मियों में तो इस बार से कई बार बड़ा तेजी से सिस्टम बदलता है, चेंज होता है और बहुत ज़्यादा हाई फास्ट स्पीड से चलने वाली हवाएं चारों तरफ और बीच में लो प्रेशर वाला सिस्टम। तो इस तरह से एक साइकिल के फॉर्म में ये इवेंट्स इकट्ठी हो जाती हैं। तो इस जो वेदर की कंडीशन है इसको बोलते हैं साइक्लोन। साइक्लोन वर्ड किससे बना है? साइकिल से। साइकिल मतलब चक्र। तो ये चक्र के फॉर्म में हवाएं चारों तरफ से आ रही है और बीच में लो प्रेशर है, उसके कारण ये आ रही है। तो ये लो प्रेशर वाला एरिया इसको बोलते हैं साइक्लोन। और इस साइक्लोन के पीछे एक्चुअली 4 मैन फैक्टर्स रहे। पहला कौन? विंड की स्पीड, दूसरा विंड की डायरेक्शन, तीसरा टेम्परेचर और चौथा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर। ये चारों फैक्टर ने मिलाकर ये सिचुएशन क्रिएट की जिसको बोलते हैं साइक्लोन। अब बात करते हैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो साइक्लोन की स्ट्रक्चर का यहाँ डायग्राम दे रखा है। इसमें आप देखिए सेंटर में, उसके सेंटर में एक बीच वाला लंबा सा खंबे जैसे स्ट्रक्चर है, उसका नाम है आई, आंख। स्टॉर्म की आई, साइक्लोन की आंख। वो साइक्लोन की आंख एक्चुअली वो वाला एरिया है जहां पर प्रेशर ऑफ द एयर इज वेरी वेरी लो। तो लो प्रेशर वाला एरिया ये किसके कारण क्रिएट होता है? हमने बात की थी इसके बारे में कि वहां वाटर वेपर जब बदली वाटर ड्रॉपलेट्स में, क्लाउड्स के पास में, तो हीट निकलने के कारण वहां की एयर गर्म हो जाती है। थंडरस्टॉर्म की हम बात कर रहे थे। और वो जो एयर है वो ऊपर हो जाती है, हल्की होने। हॉट एयर इज लाइटर और वो जाती ऊपर, इसलिए वहां का प्रेशर का एरिया वो हो गया कम। लो प्रेशर के कारण ये जो आंख वाला पोर्शन है ये उसका लो प्रेशर वाला एरिया है, पहली बात। तो ये, और इस आंख के चारों तरफ क्या है? हाई स्पीड से घूम घूम कर वहां पर आने वाली विंड। ये हाई स्पीड से क्यों आ रही है? क्योंकि हाई प्रेशर इनके पास था और यहाँ पे आंख वाला जो एरिया है वहां पे कौन सा प्रेशर वाला एरिया है? लो प्रेशर वाला। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फास्ट विंड आ रही है यहाँ पर तेजी से घूमती हुई। और ये जो पूरा हवाओं का झुंड है वो कितना ऊंचाई तक फैला हुआ है? 10 to 15 किलोमीटर। अर्थ की सरफेस से 10 to 15 किलोमीटर ऊंचा। वाह, बहुत ज्यादा ऊंचा है ना। तो इतना खतरनाक ऊंचाई वाला साइक्लोन जब आएगा अपनी अर्थ पर, किसी भी स्टेट में, किसी कंट्री में, तो कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा, तबाही करेगा। रियली ये जो डायमीटर है और ये जो आंख जो दिख रही है आपको, इसका डायमीटर मतलब एक सर्किल का डायमीटर होता है, उसकी पेरिफेरी, एक पेरिफेरी के पॉइंट से दूसरी पेरिफेरी के पॉइंट जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाली जो लाइन खींचते हैं उसको, उसका डायमीटर बोलते हैं। तो इसका डायमीटर कितना है? करीबन 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक। वाह, तो 10 से 30 किलोमीटर तक का एक बड़ा सा एक आई वाला पार्ट। और कितना ऊंचा है? करीबन 15 किलोमीटर ऊंचा। और इसके चारों तरफ कौन घूम रही है? तेजी से घूमने वाली हाई स्पीड विंड्स घूम रही है। तो ये बीच वाला आंख वाला एरिया ना, इसमें क्लाउड्स नहीं है, फ्री ऑफ क्लाउड्स है। और इसमें जो एयर है वो भी काफी लो प्रेशर वाली एयर है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं ये जो इसके बाहर वाला जो एरिया है जहां पे क्लाउड्स है, वो कहां तक फैला हुआ है? वो करीबन 150 किलोमीटर तक का एरिया है जहां पे बादल है। बीच वाला जो एरिया है वो तो क्लाउड फ्री है, उसके चारों तरफ वाला एरिया वहां पे क्लाउड्स हैं। वो 150 किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ना 150। बहुत ज्यादा। इंदौर से भोपाल की बीच की डिस्टेंस करीबन, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस। वाह, तो इतना ज्यादा बड़ा। इन दिस रीजन, इस रीजन में फास्ट स्पीड चलने वाली क्या है? हवाएं हैं, विंड, जिनकी स्पीड क्या हो सकती है? हमने बात की साइक्लोन के अंदर 200 किलोमीटर पर आवर, 260 किलोमीटर पर आवर। तो ये 150 से लेकर 260, 250 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड, फास्ट स्पीड वाली विंड हो सकती है, जिसमें बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ भी रही है ना वाटर ड्रॉपलेट्स, खूब तेज बारिश आ रही है, खूब तेज हवाएं चल रही हैं। तो ये सब, और तेजी से वो आगे की तरफ मूव भी कर रहे हैं साइक्लोन। तो इतना खतरनाक हवाओं का, विंड का ये सिस्टम जिसका नाम है साइक्लोन। और एक्चुअली इसके बारे में पूरी जानकारी अभी भी नहीं है कि रियली बनता कैसे। वैसे हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देने की बात की। तो दैट वाज द साइक्लोन एंड इट्स स्ट्रक्चर। साइक्लोन्स सच में बहुत ज्यादा लार्ज विंड के मास हैं, हवा के कारण बनने वाले विंड।
तो इनके कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अब आप सोचिए कि इसके साथ में क्या होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से चलने वाली विंड, और जब ये समंदर में आता है, इन द सीज में आता है, तो उसके पहले तेज हवाएं आती हैं और वो अपने साथ क्या लेकर आती हैं, वाटर को लेकर आती है। वो पानी खूब तेजी से आता है समंदर से, सी से कोस्टल एरियाज के किनारों की तरफ पानी ऊपर चढ़ जाता है। तो उससे ही पता लग जाता है कि हाँ साइक्लोन आने वाला है। अभी साइक्लोन काफ़ी दूर है, कई किलोमीटर दूर है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर है अभी किनारे से दूर, लेकिन तो भी वो फास्ट स्पीड से आने वाली हवाएं और उसके साथ में पानी की वेव्स मतलब तरंगे, ऊंची ऊंची लहरें, उनसे पता लग जाता है कि साइक्लोन आने वाला है। अब सोचिए कि हमने बात की इसके स्ट्रक्चर में, सेंटर में क्या है उसकी आई, और आई में होता है लो एयर प्रेशर। अब जब ये सी में, वाटर बॉडी में, ओशन में जब ये साइक्लोन घूम रहा होता है तो बीच वाला पोर्शन है लो प्रेशर वाला। उस लो प्रेशर वाले एरिया में, जो कि हमने बात की कई किलोमीटर तक, करीबन 30 किलोमीटर तक चौड़ा वो उसका डायमीटर है, तो उसमें नीचे क्या है, वाटर है, तो पानी ऊपर उठ जाता है क्योंकि अंदर तो लो प्रेशर का एरिया है, तो नीचे से पानी उस लो प्रेशर एरिया के लिए उठ जाता है ऊपर की तरफ, और फिर वो मूव भी कर रहा है। तो आप सोचिए वो घूमता हुआ पिंड बीच में लो प्रेशर वाला एरिया, वहां पे समंदर का पानी ऊपर उठ गया है, सी का वाटर ऊपर उठ गया है, और वो किस तरफ जा रहा है, कोस्ट की तरफ, समुद्र के तट की तरफ, मतलब जमीन की तरफ जा रहा है। तो कई मीटर ऊंची लहरें, जैसे कि ऐसा समझिए एक पानी की एक बहुत ऊंची विशाल दीवार, वो फास्ट स्पीड से जा रही है, किस तरफ जा रही है, सी कोस्ट की तरफ, समुद्र तट की तरफ। तट मतलब उधर क्या है, फिर लैंड सरफेस जमीन है, तो अपने साथ खूब सारा क्या लेके आती है, सी वाटर लेके जाती है। कोस्ट जो एरियाज है, कोस्टल एरियाज, वहाँ पर ये पानी, जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो नीचे वाले एरियाज हैं, वहाँ पर ये पानी ज़्यादा जाकर भर जाता है। इसके कारण क्या होता है, बहुत सारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, डैमेज होता है। जो खेतों की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कैसी हो जाती है, इनफर्टाइल, वो स्टेराइल हो जाती है, बंजर हो जाती है, किसके कारण, सी वाटर के कारण। इसके अलावा इसके साथ में बहुत सारी बारिश भी एक साथ हो रही होती है, हमने बात की ना कि उसमें बारिश भी होती है, चारों तरफ क्लाउड्स ही क्लाउड्स होते हैं, तो बारिश के कारण फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है, बाढ़, FLOOD, फ्लड मतलब बाढ़। तो फ्लड जैसी सिचुएशन भी है वहाँ पर, तो बारिश भी है वहाँ पर, सी वाटर भी आ गया है, तो उसके कारण लार्ज डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ दोज पीपल हैपन्स ड्यू टू द साइक्लोन्स। साइक्लोन एक और नाम अनेक। इसको अलग अलग कंट्रीज में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इंडिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, मैप पे देखिए इसका नाम है साइक्लोन। जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स है, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहां पर इसका नाम क्या है, हरिकेन, हरिकेन। और तीसरा नाम है वो है जापान में और फिलीपाइंस में, वहां पर इसका नाम क्या है, टाइफून। ऐसा लग रहा है वहाँ की जापान की और फिलीपाइन जो लैंग्वेज है, जापानीज लैंग्वेज कैसी होती है, वैसे इसका नाम भी है टाइफून। और इंग्लिश अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका, इंग्लिश तो वहाँ पे नाम क्या है, हरिकेन। और इंडिया में साइक्लोन, हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रवात। साइक्लोन जैसा ही एक और विंड सिस्टम है, वेदर सिस्टम, उसका नाम है टोर्नेडो। टोर्नेडो एक्चुअली टोर्नेडोज इंडिया में नहीं आते मोस्टली, ये आते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। और ये इनके पीछे भी कारण क्या है, लो प्रेशर वाला सिस्टम। इसमें इसकी शेप देखिए, आपको फिगर में इसकी शेप दिख रही है, एक बहुत बड़ा सा लार्ज फनल जिसकी शेप है ना, ऐसा लग रहा है और आसमान से नीचे की तरफ फनल नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें एक्चुअली ज़्यादातर जो टोर्नेडो होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, लेकिन जो वायलेंट होते हैं रियल में, उनकी स्पीड साइक्लोन से भी ज़्यादा फास्ट हो सकती है, मतलब 300 किलोमीटर पर आवर भी उनकी स्पीड हो सकती है। और मज़े की बात तो ये कि कई बार साइक्लोन के अंदर ही टोर्नेडोज भी बन जाते हैं, तो और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना, एक बहुत बड़ी सी फनल सी स्ट्रक्चर, तो एक्चुअली इनका जो डायमीटर है ना, आपको दिख रहा है फनल सी स्ट्रक्चर है, तो इनका डायमीटर काफ़ी कम भी होता है, करीबन 1 मीटर, मतलब मुझसे भी करीबन आधा। तो 1 मीटर भी हो सकता है और कई बार तो ये 1 किलोमीटर तक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी साइक्लोन के मुकाबले तो काफ़ी कम रहा ना। साइक्लोन का तो कितना हमने बात की थी, अराउंड 30 किलोमीटर तो उसकी आई का ही डायमीटर होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये उससे उसका डायमीटर तो कम है।
लेकिन जब ये वायलेंट वाले होते हैं टॉर्नेडो, जो खतरनाक वाले होते हैं ज़्यादा, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। ये इसके भी सेंटर वाला जो एरिया है वो क्या है, लो प्रेशर वाला, तो ये खींच लेता ज़मीन से। जब ज़मीन पे आएगा तो क्या खींचेगा, नीचे कचरा, कई बार तो छोटे छोटे एनिमल्स को, चूज़ों को, चिक्स को, उनको भी ये चूस लेता, सक कर लेता है। उसके बाद में ऊपर ले जाके छोड़ता कहाँ पर, हम जाके ऊपर की तरफ से वो विंड स्पीड चारों तरफ घूम रही, तो वहां ऊपर से नीचे जब हवाएं गिरती हैं, रेनफॉल हो रहा है, उनके साथ ही वो चीजें गिरती हैं, ऊपर जाके उनको गिरा देता है। तो बहुत खतरनाक ये टोर्नेडो हो सकता है। इससे बचने के लिए अगर हम बाहर हैं और टोर्नेडो आया, वैसे इंडिया में तो आता नहीं है, लेकिन हम अमेरिका की बात कर लें तो उसमें ये फिगर देखिए। इस तरह से हम अपने आप को एक छोटे से छोटा टारगेट बना लेंगे, जिससे कि हमें इसका नुकसान कम से कम होगा। इसमें क्या किया गया है, इसमें अपने हाथों को अपने हेड के पीछे की तरफ बांधा गया है और नीज को मोड़कर अपनी बॉडी को पास लाकर अपने आप को एक छोटे से छोटा टारगेट बना लिया गया है। तो हम पे इसका असर कम से कम होगा। ओ, बाहर भी क्या हो रही है, आपने सुना थंडर, तो यहाँ पर थंडर स्टॉर्म आ गया, ऐसा लग रहा है। थंडर स्टॉर्म का चैप्टर चल रहा है अपना। तो दिस वाज अबाउट द टॉर्नेडो। इंडिया के पास दो कोस्ट लाइन है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न कौन सी, ओडिशा वाली, जिसकी हमने शुरुआत में इस चैप्टर में बात की। और वेस्टर्न कौन सी वाली, महाराष्ट्र वाली, गुजरात वाली, केरला वाली। इन दोनों में ही साइक्लोन्स आते हैं, क्योंकि दोनों तरफ भी वाटर बॉडीज हैं, लेकिन ज्यादा किस तरफ आते हैं, ईस्टर्न कोस्ट पर, वहां पर ज्यादा साइक्लोन आते हैं। तो दैट इज मोर वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब जहां पे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं साइक्लोन के, तो उसको वो दैट इज मोर वल्नरेबल टू द साइक्लोन्स। तो इसके सेफ्टी मेजर्स, साइक्लोन से सुरक्षा के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उन मेजर्स की कुछ बात करते हैं। तो पहला उपाय मेजर क्या हो सकता है साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। साइक्लोन के बारे में फोरकास्ट कर दिया जाए, फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी पहले से बता दी जाए कि साइक्लोन आने वाला है। और वार्निंग सर्विस की भाई वो इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा खतरनाक होगी क्या, तो उसके बारे में लोगों को बताने के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए, तो हम बच सकते हैं पहले एडवांस में। सेकेंड वाला रैपिड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम फास्ट हो, रैपिड हो, फास्ट हो कम्युनिकेशन। किसको, और ये वार्निंग किसको पहुंचाई जाए, ये पहुंचाई जाए किस किस को, जो सरकारी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, उनको पहुंचाई जाए। पोर्ट्स को, जो पोर्ट्स का मतलब बंदरगाह हिंदी बोलते हैं, बंदरगाह जो जहाँ पे शिपिंग वगैरह, शिप्स वगैरह रुकते हैं, वो लोड होते हैं, ऑफ लोड होते हैं, या ऑन लोड में सामान भरा जाता है या उतारा जाता है। उन शिप्स को, फिशरमैन को और आम लोगों को भी, जो वहाँ पे कोस्ट लाइन पे रहते हैं ना, कोस्टल एरियाज में, तो इन सब तक इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंचाई जाए, ये वाला सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, करना चाहिए, गवर्नमेंट करती भी है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर, साइक्लोन से बचने के लिए जब लोग, जब साइक्लोन अफेक्टेड होंगे, जब वो होमलेस हो जाएंगे, उनके घर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा घरों का, तब उनको रुकाया जाए ऐसी जगहों पर, या ऑलरेडी ऐसे साइक्लोन शेल्टर बना दिए जाए कि भाई उनके घरों को नुकसान होगा तो उनको ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जाए जो कि सेफ हो साइक्लोन से। तो ऐसे शेल्टर ऑलरेडी एडवांस में बना के रख लिए जाए कि जब लोग इन साइक्लोन वाले एरिया में रहते हैं तो वो उनमें पहले से सेफ चले जाए, सेफ हो जाए। इसके अलावा लोगों, सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि लोग वहाँ इजीली जा पाए, जल्दी से जा पाए, जिससे कि उनकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी बच पाए। तो ये कुछ मेजर्स हैं, उपाय हैं। हमने बात की कि विंड स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है साइक्लोन्स के लिए, टॉर्नेडो के लिए। तो विंड स्पीड को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विंड स्पीड को जानने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है हवा की स्पीड का पता लगाने के लिए, दैट इज एनीमोमीटर, ANEMO, एनीमोमीटर, METER। तो आप फिगर में देखिए, एनीमोमीटर का फिगर में डायग्राम दिखा रखा है। तो एनीमोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, मेजरिंग द विंड स्पीड। अब हम बात करेंगे कि साइक्लोन वाली कंडीशन में, अगर आपके एरिया में साइक्लोन आया हुआ है, इफ यू आर लिविंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया, तो आपको क्या करना चाहिए एज ए सिटीजन, भारत के नागरिक के तौर पे, उस जगह के नागरिक के तौर पे आपको क्या करना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग, चेतावनी जो गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से, न्यूज़पेपर की तरफ से, रेडियो की तरफ से, टीवी की तरफ से जो चेतावनी आती है, वार्निंग आती है कि साइक्लोन आने वाला है, तो वी शुड नॉट इग्नोर,
हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अरे नहीं नहीं, ये तो झूठ फैलाते हैं। वी शुड नॉट इग्नोर, हमें उनको अनसुना नहीं करना चाहिए उन वार्निंग्स को। वो एक्चुअली वो किसके द्वारा वार्निंग का सिस्टम है ना, एक्चुअली इंडिया में एक डिपार्टमेंट है IMD, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। तो उसके द्वारा वो वार्निंग जारी की जाती है साइक्लोन हिट एरियाज में साइक्लोन के आने के बारे में। तो उन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये पहला काम जो हमें करना चाहिए। दूसरा काम, मेक नेसेसरी अरेंजमेंट, हम ऐसे अरेंजमेंट पहले से एडवांस में करके रखें अगर हम साइक्लोन हिट एरिया में रहते हैं तो। किसके लिए? टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, भाई बहुत जरूरी जो चीजें होंगी ऐसी सिचुएशन में जब साइक्लोन आएगा तो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होंगी जो हमारे लिए उस वक्त, तो उन चीजों को हमें शिफ्ट करने के लिए एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स को, या डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या व्हीकल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल मतलब गाय भैंस बकरी, उनको शिफ्ट करने के लिए, व्हीकल्स वगैरह उनको शिफ्ट करने के लिए, सेफ जगह पे ले जाने के लिए ऑलरेडी हमें एडवांस में उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके अलावा अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर, जहां पानी भरा हुआ है उन रोड्स के थ्रू हमें ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। हो सकता है वहां पर कल रोड था, आज नहीं हो सकता ना, इसलिए क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है, थंडरस्टॉर्म हुआ, साइक्लोन आया, रोड टूट गया, तो ऐसी जगहों पे ड्राइव ना करें। इसके अलावा कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी नंबर, इमरजेंसी नंबर आपके पास हेल्पलाइन वाले होने चाहिए, पुलिस वाला, फायर ब्रिगेड वाला, इसके अलावा एम्बुलेंस वाला। आपको पता है पुलिस वाला हेल्प क्या है इमरजेंसी नंबर इंडिया में? दैट इज 100। फायर ब्रिगेड का क्या होता है? 101। एम्बुलेंस का कितना होता है? दैट इज 102। तो ये आपके पास नंबर होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? डोंट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, पानी ऐसा नहीं पिए जो कि कंटेमिनेटेड हो, दूषित हो, क्योंकि उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती है ऐसे वक्त पे, क्योंकि पानी पे सॉल्टी वाटर आ गया है, पानी पूरा खराब हो गया है, तो आपको पीने के पानी का ऑलरेडी इंतजाम करके रखना पड़ेगा। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी के लिए पानी को स्टोर करके रखना पड़ेगा। डोंट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन, स्विचेस को के कांटेक्ट में नहीं आना है। बिजली की लाइन खंभों के बीच की हो सकता है गिर गई हो साइक्लोन के कारण, तेज हवाओं के कारण, तो उसके कांटेक्ट में नहीं आए, हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट हो उनके अंदर। डोंट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, और यार बाहर चल के देख के आते हैं कितना मजा आएगा ना, पानी भर गया वहां पर, नदी में बाढ़ आ गई, कितना मजा आएगा देखने के लिए ना। डोंट गो फॉर द फन, क्योंकि ये फन है ना किसी की जान भी ले सकता है। सो डोंट गो इन सच सिचुएशंस, बाहर केवल घूमने के लिए नहीं जाए। डोंट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, ऐसे हालातों में गवर्नमेंट अलग अलग एजेंसीज के थ्रू या बहुत सारे NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकारी नहीं होते हैं, गैर सरकारी होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हेल्प करते हैं लोगों की। जैसे कोरोना के टाइम पे बहुत सारी सरकारी संस्थाएं तो कर ही रही हैं, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट लोग, फिल्म स्टार्स, बाकी और इंडस्ट्रियलिस्ट, बाकी आम लोग भी बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से जो लोग हेल्प करने आते हैं उन पे प्रेशर मत डालिए कि सब कुछ हमें ही दे दो। उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वो बेचारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए उन पे अनड्यू डिमांड्स मत डालिए कि ये हमें दीजिए, मुझे वो चाहिए, मुझे पिज्जा चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए, मैं रोटी कैसे खा के जिंदा रहूंगा। उस वक्त जो मिल जाए दैट द बेस्ट। इसके बाद में बात करें और क्या करें हम? कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, आप अपने पड़ोसियों को भी मत भूलिए। अगर आप सक्षम हैं, कैपेबल हैं, तो आप अपने पड़ोसियों की और फ्रेंड्स की भी हेल्प करना ना भूलें। तो ये काम है जो ऐसे एरिया में रहने वाले लोग कर सकते हैं जो साइक्लोन हिट हो। तो हमने ये अब तक ये जाना दैट साइक्लोन एक वेदर की कंडीशन है, विंड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन हम साइक्लोन से बच नहीं सकते, साइक्लोन को रोक नहीं सकते कि साइक्लोन ना आए, ठीक है। लेकिन साइक्लोन से कम डैमेज हो, डेवस्टेशन कम से कम हो, नुकसान कम से कम हो, ऐसा हम कर सकते हैं। और इस काम में एक सबसे बड़ी जो हेल्प हमारी की है वो की है मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने, जिसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? दो चीजों का, एक तो सैटेलाइट्स एंड दूसरे रडार्स, ठीक है। सैटेलाइट जो कि लॉन्च किए जाते हैं स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, और रडार जो कि
क्लाउड्स की कंडीशन, विंड की स्पीड, इसके बारे में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ में हेल्प करके वो पूरी सिनेरियो को, पूरी चीज़ को इकट्ठा करके बताते हैं। तो इनके कारण दो चीज़ें वार्निंग के तौर पे उन साइक्लोन हिट एरियाज में लोगों को बताई जाती है। पहला होता है साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन वॉच। ये साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन वॉच ये 48 आवर्स के पहले ही साइंटिस्ट उस एरिया वालों को, लोगों को इन्फॉर्म कर देते कि आपके यहाँ हो सकता है साइक्लोन आने वाला है। 48 आवर्स के पहले, मतलब आप लोग सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, इमरजेंसी है, हो सकता है, डेफिनेट है, हो सकता है आए। और अगर 24 आवर्स जब रहते हैं, अगर उस वक्त साइक्लोन आने के बिल्कुल चांसेस है कि अब तो आएगा, तो 24 आवर्स के पहले ही साइक्लोन वार्निंग जारी कर दी जाती है। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी के कारण हेल्प मिली है। तो साइक्लोन वार्निंग आ गई, इसका मतलब अब साइक्लोन आएगा 24 आवर्स के, तो 24 आवर्स का टाइम मिला है फिर भी, तो ये टेक्नोलॉजी के कारण हुआ। तो टेक्नोलॉजी ने हमें इतना ज़्यादा मजबूत बनाया कि अब हम साइक्लोन से काफ़ी हद तक नुकसान को बचा सकते हैं, लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान बचा सकते हैं। प्रॉपर्टी का तो हो सकता है कम बचे, लेकिन लाइफ का तो नुकसान हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और उसके बाद में जब आ जाता है साइक्लोन, तो हर आधे घंटे में, हर घंटे में उसके बारे में अपडेट्स भी अलग अलग गवर्नमेंट की एजेंसीज वो कोऑपरेट करती हैं। हमारे देश की नहीं, दुनिया की अलग अलग एजेंसी भी इस काम में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये मैनकाइंड की लाइफ का सवाल होता है, मानव जाति का सवाल है, किसी देश का नहीं, ये मानव जाति का सवाल होता है। सब लोग मिलकर इस काम में हेल्प करते हैं लोगों की जान बचाने के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो अब क्वेश्चंस की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, फिल द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। खालिस्तान भरने। पहला, विंड इज, हवा क्या है, विंड, सॉरी विंड। मैंने बात की शुरुआत में कि एयर है कौन सी वाली, मूविंग एयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मूविंग। सेकेंड है, विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू व्हाट हीटिंग ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर कैसा गर्म होने के कारण अर्थ पर विंड्स जनरेट होती हैं, हवाएं। तो है, हमने बात की थी अनइवन हीटिंग, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा गर्म और पोल्स पे काफ़ी ठंडी, इसलिए टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण हवाएं चलती हैं। नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के पास में कौन सी एयर है वो राइजेज अप, ऊपर जाती है, वेरियाज विच एयर कम्स डाउन, कौन सी नीचे आती है। तो ऊपर कौन सी जाएगी, जो हल्की होगी, लाइट होगी। लाइट कौन सी होती है, हवा जो गर्म होती है। तो वार्म एयर राइजेज, तो पहले वाले ब्लैंक्स में आएगा वार्म, दूसरे वाले में कम्स डाउन, नीचे कौन सी आती है, जो भारी है, तो कोल्ड एयर वो नीचे आएगी। नेक्स्ट, एयर मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ, एयर कहाँ से मूव करती है, प्रेशर वाला, टू ए रीजन ऑफ विच प्रेशर, कौन से प्रेशर से कौन से प्रेशर की तरफ जाती है हमेशा एयर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो पहले वाले में हाई, दूसरे वाले में लो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सजेस्ट 2 मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस, किसी जगह पर विंड की डायरेक्शन का आपको पता लगाना है कि विंड कौन सी डायरेक्शन से किधर जा रही है, तो आप क्या करोगे, कोई भी 2 मेथड्स मैंने 2 लिखी हैं, आप इनके अलावा कोई और भी मेथड्स का लिख सकते हो यहाँ पर। बाय सीइंग द डायरेक्शन ऑफ ड्राई लीव्स रिलीज इन द एयर, अगर पत्तियाँ, आपने देखी कि पत्तियाँ, प्लांट की पत्तियाँ किस तरफ जा रही हैं उड़कर, जो टूटी हुई हैं उनको देखकर, या फिर आप देखिए फ्लैग्स वगैरह किस तरफ फ्लटरिंग मतलब लहरा रहे हैं, किस तरफ की कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको देखकर बता सकते हो। कपड़ों को देखकर बता सकते हो आप, किसी और चीज़ को आप उड़ा के देखिए, उसको भी देख के बता सकते हो आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट 2 एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, हवा प्रेशर डालती है, इसका पता लगाने के लिए कोई 2 एक्सपीरियंस बताइए अदर देन दोज गिवन इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट बुक, आपकी बुक में हमने जिनके बारे में बात की है उनके अलावा कोई 2 एग्जाम्पल बताइए जिनसे पता लगता है कि एयर प्रेशर डालती है। सो व्हेन वी फिल द एयर इन द बलून, कि जब हम बलून में एयर भरेंगे तो बलून टाइट हो जाता है, और अगर हम उसमें और मोर एयर भरें तो क्या होगा, बलून फट जाएगा, गेट बर्स्ट, क्योंकि एयर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसके अंदर की दीवारों पर प्रेशर डालेगा, इसके कारण वो फट जाएगा। सेकेंड, विंड कॉजेज कर्टेन्स, डोर्स, विंडोज टू मूव विद द डायरेक्शन ऑफ द विंड, इन सब पे जब हवा विंड आती है ना तो ये सब मूव करते हैं, पर्दे हिलते हैं, डोर्स भी हिल जाते हैं, तेज हवा चलती तो खिड़कियाँ बंद होती है, चालू होती है ना, खुलती हैं। सो दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें,
यू वॉन्ट टू बाई ए हाउस, आपको एक घर खरीदना है, वाह बड़े हो गए आप। वुड यू लाइक टू बाई ए हाउस, आप ऐसा घर खरीदना चाहोगे, हैविंग विंडोज, जिसमें विंडोज तो हैं बट नो वेंटिलेटर्स, वेंटिलेटर्स नहीं है। वेंटिलेटर कहाँ होते हैं, जो अपने घर के अंदर जो ऊपर की तरफ छत के पास में जो छोटी छोटी विंडोज लगी होती है ना, उन विंडोज को विंडोज नहीं बोलते, उनको तो वेंटिलेटर्स बोलते हैं। आपको पता है किस काम आती हैं वो अपने घर की गर्म हवा को बाहर ले जाने में काम आती है। तो आप ऐसा घर खरीदना चाहोगे? नहीं चाहोगे ना। इट इज़ नॉट ए गुड आइडिया टू बाई ए हाउस विदाउट वेंटिलेटर्स, तो ऐसे वेंटिलेटर्स के बिना वाले हाउस को आप खरीदना नहीं चाहोगे, बिकॉज आपने इस चैप्टर में पढ़ लिया ना, गर्म हवा ऊपर जाती है, बिकॉज वार्म एयर इज लाइटर, ऊपर की जाती है वो हल्की होती है इसलिए, देन कोल्ड एयर, हैंस वार्म एयर पासेज आउट ऑफ योर होम थ्रू वेंटिलेटर, तो अपने कमरे की, अपने घर की जो गर्म हवा है वो उन वेंटिलेटर से बाहर निकल जाएगी, ऊपर गर्म हवा ऊपर जाएगी, ऊपर से वहाँ से वेंटिलेटर से वो बाहर निकल जाएगी, और ठंडी हवा घर के अंदर अकॉर्डिंग विंडोज से। अकॉर्डिंगली विदाउट वेंटिलेटर वार्म एयर विल नॉट पास आउट, अगर वेंटिलेटर नहीं होंगे तो वार्म एयर बाहर नहीं जा पाएगी, एंड द हाउस विल रिमेन वार्म, गर्मी रहेगा विंडोज होने के बावजूद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर्स एंड होर्डिंग्स। हैंगिंग बैनर मतलब जो बड़े बड़े बैनर लगते हैं, कपड़ों के बैनर्स, होर्डिंग्स बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, भाई ये प्रोग्राम्स है, इनका स्वागत है, रास्तों पे रोड्स पे लगाए जाते हैं ना बड़े बड़े, उनमें होल्स किए जाते हैं, छेद किए जाते हैं, आपने देखे हैं। तो वो होल्स क्यों किए जाते हैं, तो आपने इस चैप्टर पढ़ा एयर प्रेशर के बारे में। तो होल्स इन द बैनर्स एंड होर्डिंग्स हेल्प्स एयर टू पास थ्रू इट, तो एयर जब चलेगी तो एयर उन होल से निकल जाएगी, अगर वो होल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, वो बैनर फट जाएंगे। इसलिए हैंस बैनर कैन विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ द एयर एंड रिमेन्स इंटैक्ट, तो बचे रहेंगे, प्रेशर को झेल लेंगे, छेद से हवा बाहर निकल जाएगी। हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेज योर विलेज और टाउन, अगर आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर साइक्लोन आने वाला है तो आप अपने नेबर्स की कैसे हेल्प करोगे, तो हमने इस चैप्टर के अंदर बात की ना, कैसे कि सेफ प्लेस में जाने में उनकी हेल्प करेंगे, उनके एनिमल्स, नेसेसरी हाउस होल्ड व्हीकल्स को सेफ जगह पर ले जाने में हेल्प करेंगे, हाँ पहले अपनी भी हेल्प कर लेंगे। एंड बाई कॉलिंग इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे कि फायर स्टेशन, पुलिस, मेडिकल सेंटर, इनके कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल करके हम उनसे हेल्प मांग सकते हैं। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, वुड प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाई ए साइक्लोन, साइक्लोन के कारण जो सिचुएशन क्रिएट होने वाली है उसके लिए एडवांस में आप क्या तैयारियां करके रख सकते हैं। तो ये 8 तैयारियां हैं जो हम करके रख सकते हैं, चैप्टर के अंदर इनके बारे में बात की है, तो आप इन 8 तैयारियों को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाई ए साइक्लोन। अनलाइकली मतलब नहीं आने के चांस, कहाँ पर, इन चारों में से साइक्लोन के आने के चांसेस कहाँ पर नहीं है, चेन्नई में, मैंगलुरु में या मैंगलोर, अमृतसर में या पुरी में। आंसर आपको दिख रहा है अमृतसर में, तो अमृतसर में क्यों नहीं आने के चांसेस, क्योंकि वो तो कोस्ट लाइन पे आते हैं, और अमृतसर तो कहाँ है, पंजाब में, जहाँ पर कोई भी ऐसी ओशन या सी का कोस्ट लाइन नहीं है। बाकी चेन्नई देखिए, कौन सा कोस्ट लाइन है यहाँ पर, ईस्टर्न है कि वेस्टर्न, ईस्टर्न। मैंगलुरु ये कर्नाटक वाला है, यहाँ भी वेस्टर्न। अमृतसर नो चांस। पुरी ये भी ईस्टर्न, ओडिशा में है जो। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा इन 4 स्टेटमेंट में से, इन विंटर द विंड्स फ्रॉम द लैंड टू द ओशन, तो यही सही है, विंटर में लैंड से ओशन की तरफ एयर जाती है, हमने बात की थी ना, जिसके कारण हमारे इंडिया में बारिश भी होती है, हल्की बारिश सर्दियों में। उस मॉनसून का नाम बताएंगे आप, कौन सी हवा आती है जो, उसका नाम है नॉर्थ वेस्ट मॉनसून। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। चैप्टर कंक्लूड हो गया। हैप्पी रीडिंग।